हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा क्रैश कोर्स अभी MPPTCL एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए जो अभी रनिंग है, उसकी आज क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसमें हम जो नेटवर्क थ्योरी है सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। अब हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके DC सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ देखा था, अब हम DC सर्किट की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं तो सर्किट और जो नेटवर्क होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है। जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि लूप क्लोज हो या ना हो। अगर किसी भी हमने एलिमेंट्स को कनेक्ट करा है तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं। बट सर्किट के केस में ऐसा नहीं होता। सर्किट के केस में आपको मस्ट हैव वन क्लोज लूप। मतलब जब आपके इसमें एक ना एक क्लोज पाथ होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताया, ये जो है इसको सर्किट कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक क्लोज लूप है, एक ओपन लूप है, पर एक जो है वो क्लोज लूप। मतलब सर्किट में एक ना एक क्लोज लूप होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, सर्किट। जैसे यहाँ पर क्लोज लूप है, यहाँ पर क्लोज लूप नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, सर्किट नहीं कहेंगे। ये जो है सर्किट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। और बट जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में क्या होता है, सिर्फ अगर हमने एलिमेंट्स के इंटरकनेक्शन कर दिए तो उन्हें हम क्या कह देंगे, नेटवर्क कह देंगे। ठीक है, तो जितने भी सर्किट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं। बट जितने भी नेटवर्क हैं उन्हें हम सर्किट नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, बायलैटरल, यूनिलैटरल, इस तरीके के हमारे डिफरेंट एक्टिव पैसिव अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए जब लीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी दो कंडीशन होती है। हम दो एलिमेंट्स को लीनियर जब भी कह सकते हैं जब वो क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को फॉलो करें। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर हम इनपुट में, अगर हमारा x1t y और x2t जो हमारा इनपुट है, ठीक है, उसमें हम अगर a और b ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है y1 ऑफ t, y2 ऑफ t, उनमें भी क्या होना चाहिए, a और b ऐड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और होमोजिनिटी किस कंडीशन को कहते हैं कि अगर हमने इनपुट x ऑफ t दिया और उसमें a का मल्टीप्लाई करा तो जो आउटपुट y ऑफ t है उसमें भी क्या होना चाहिए, a का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमें बस इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि लीनियर होने की कंडीशन क्या होती है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो क्या कर सकते हैं, एनर्जी या पावर डिलीवर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब इंडिपेंडेंटली और किसी पर बिना डिपेंड हुए। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी सर्किट में हम क्या करते हैं, सर्किट या नेटवर्क में हम वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं, करंट सोर्स यूज़ करते हैं, बट जनरेटर जो होता है हमारा वो पावर ट्रांसफ़र करता है। और ट्रांजिस्टर को भी हम क्या करते हैं, एक्टिव में रखते हैं। इसमें लोगों को डाउट होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, एम्पलीफाई कर देता है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को भी किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्टिव की कैटेगरी में। पैसिव उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो क्या करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव पावर डिलीवर करेंगे, पैसिव क्या करेंगे, पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और मोटर हो गई हमारी, ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, हमारी पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे डिवाइस होते हैं इन सबको हम किस में रखते हैं, पैसिव में, और जो हमारे डिलीवर करने वाले होते हैं उनको हम एक्टिव में रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बाइलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बाइलैटरल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एक रेजिस्टेंस का हम एग्जांपल लेते हैं। रेजिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, 2 एम्पियर की करंट, रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की करंट एंटर कर रही है, मतलब ये क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें। करंट की डायरेक्शन ऐसी कर दें हम कि करंट ये कहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से। ठीक है, मतलब जो पहले करंट पॉजिटिव से एंटर कर रहा था, मतलब रेजिस्टेंस में इधर से एंटर कर रहा था, हमने उसकी बस डायरेक्शन चेंज कर दी। बट इससे कोई भी चेंज आया क्या, देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी भी इसका 5 ओम ही निकल कर आएगा, और अभी भी हम चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस 5 ओम ही निकल कर आएगा। मतलब क्या हुआ, यूनिलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर दे तो उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी हो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता। और उसके अपोजिट यूनिलैटरल एलिमेंट्स को देखें, जो क्या होते हैं, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो उनकी प्रॉपर्टी हमें चेंज होती दिखेगी। कैसे, जैसे एक डायोड होता है, डायोड में क्या होता है, एनोड और कैथोड होते हैं। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बट अगर हम इसमें इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो डायोड क्या करेगा, हमारा कंडक्ट करेगा, मतलब ऑन रहेगा। और वहीं अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, डायोड भी हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड ऑफ हो जाएगा।
मतलब हमें क्या समझ आया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से यहाँ पर क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब ये जो करंट फ्लो करा रहा था वो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। तो हमको ये समझ आ रहा है कि यूनिलैटरल एलिमेंट में क्या होता है, करंट चेंज करने के साथ साथ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, और बायलैटरल में क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज हमारी नहीं होती है, करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स भी कर दे तो भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े उन सब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट्स को हमें लीनियर कहना है तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और कहाँ से जाना चाहिए, ओरिजिन से होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, लीनियर एलिमेंट होने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ग्राफ की, जो कहाँ से पास करे, ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे कि देखिए ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है और कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर। ठीक है, और एक ही हमारा ग्राफ है, इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से तो पास कर रही है, बट क्या ये हमारा को यहाँ पर वो दिख रहा है क्या कि लीनियर लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बीच से यहाँ से बैंड हो गई है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इस तरीके से इसमें हम चेक करें तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा ओरिजिन पर तो है पर हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो एलिमेंट कैसा रहेगा हमारा, लीनियर एलिमेंट। तो इस तरीके से अगर हमें ग्राफ आता है और हमें चेक करने का कहता है कि लीनियर एलिमेंट या नॉन लीनियर, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से पास करनी चाहिए, तो हमें उससे लीनियर कहेंगे, अदरवाइज वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव और पेसिव एलिमेंट्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब जो एक्टिव और पेसिव है उसके लिए हमें ये समझना होगा कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करें वी और आई के बीच, तो उस ग्राफ में क्या होगा, उस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि अगर कोई भी लाइन जो है वो हमारी किस ग्राफ पे लाई कर रही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, पेसिव एलिमेंट। और अगर हमारी कोई भी लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी लाइन एलिमेंट की लाइन जो ग्राफ है वो लाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव, जैसा मैंने यहाँ पर कहा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हमारा ग्राफ लाई करता है तो उस एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, बट अगर ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि जैसे हमें एक ग्राफ दिया है सी शेप का, यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और हमारा क्या कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में पेसिव होता है, पर सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, एक्टिव। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो दोनों में लाई कर रहा है, तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो हम क्या मान लेते हैं, हमारा जो एलिमेंट है वो कैसा है, एक्टिव है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेकंड और फर्स्ट दोनों में लाई कर रही है, तो फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से तो पेसिव है, बट सेकंड में एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जब इस तरीके की दो कंडीशन होती है तो हम क्या मान के चलते हैं, हमारा एलिमेंट एक्टिव होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में, जैसे फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें सेम बन रहा है, अगर एग्जैक्टली हमारा ग्राफ सेम बन रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइलेटरल। बट अगर हमारा जो ग्राफ है वो सेम नहीं बन रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो अदरवाइज हम उसको क्या कह देंगे, यूनिलेटरल। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जैसा दिख रहा है सेम एज इट इज वो कहाँ पर बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। बट यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिख रहा है फर्स्ट में, क्या वो थर्ड में बन रहा है एग्जैक्टली, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ये स्ट्रेट लाइन तो है, पर यहाँ पर ये बैंड हो गई है और यहाँ पर ये बैंड नहीं है, तो ये फर्स्ट अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। ये आपको देखने में लग सकता है कि बायलेटरल होगा, बट यहाँ पर क्या है, ये 2 और 2 है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये 2 और 2 है, यहाँ -3 और -3 है, मतलब ये लाइन थोड़ी ज़्यादा नीचे गई हुई है। तो हमने क्या कहा था, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जब एग्जैक्टली सेम होगा तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, तभी हम उसको बायलेटरल कह सकते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखे, सर्किट के अलग अलग एलिमेंट्स, जो लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव, पैसिव। अब हम एक्टिव पैसिव को ना अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको
और पैसिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, एक होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल सोर्स। अब सोर्सेज कैसे होते हैं हमें पता है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स भी हो सकता है, प्रैक्टिकल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हो सकता है। और डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट मतलब हम वर्ड से क्या समझते हैं, वर्ड डिपेंडेंट से, कि डिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड होना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे वोल्टेज सोर्स है तो ये वोल्टेज कंट्रोल या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, ये करंट सोर्स है तो करें वोल्टेज डिपेंडेंट, या फिर हम क्या है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा, ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा। मतलब कोई भी ऐसा सोर्स जो किसी और पर डिपेंड है, उससे कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम डिपेंडेंट सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं, जो मैंने बताया था एनर्जी कंज्यूम पावर कंज्यूम करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे आर एल और सी। अब वो आर एल सी ऐसे भी हो सकते हैं कि लीनियर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिव पैसिव का एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब हम इसको सोर्सेज को डिटेल में देखते हैं। देखिए जो क्या होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, मैंने क्या कहा आइडियल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। और दो तरीके के होते हैं, क्या होते हैं करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को देखते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स जो होगा उसमें क्या होगा, अगर वो आइडियल है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम आइडियल में कोई भी लॉस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई भी लॉस नहीं है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो इसमें लॉस होंगे, बट आइडियल में तो हम चाहते हैं लॉस ना हो। तो आइडियल के केस में क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब आप कितनी भी करंट बढ़ाओ हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। आपके लोड करंट बढ़ाने से हमें वोल्टेज, हमारे वोल्टेज पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट हो जाता है, किसका, सोर्स का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होने से क्या होता है, अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो है IR ड्रॉप भी हमारा बढ़ते जाएगा। और IR ड्रॉप जो पड़ेगा, IR ड्रॉप बढ़ने से क्या होगा, हमारे क्या बोलते हैं वोल्टेज की जो वैल्यू हमें कम मिलने लगेगी। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि लोड करंट बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो लोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, समय के साथ साथ कम होती जा रही है, ठीक है। और अगर करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में क्या होता है, अगर हमारी वैल्यू वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडियल। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा करंट जो है सेम अमाउंट में मिलता रहे, हमें वोल्टेज को चेंज करने में करंट में दिक्कत ना आए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, बट वो रेजिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको ड्रॉ नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है, मतलब कि यहाँ से ओपन सर्किट होता है। और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/I, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझ ले इसको, करंट हमारा क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से लोड वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या है, बढ़ते जा रहा है। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारी वोल्टेज बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो करंट जा रही है, करंट क्या होगी, ज़्यादा जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा वोल्टेज जो है वो हमें लोड वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर करंट, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब करंट बढ़ रही है यहाँ पर जाने वाली। और यहाँ पर जाने वाली जब करंट बढ़ेगी, जो IR मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें लोड की करंट कैसी मिलेगी, कम। तो हमें क्या समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल में क्या होगा, अगर हम वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज है उसको बढ़ाएंगे तो हमारे जो करंट है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लोड जो करंट है वो कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी करंट क्या होने लगेगी, यहाँ पर जाने लगेगी, बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से एक मोटा मोटा कंक्लूजन हम क्या निकाल लेते हैं कि देखिए जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स जो है हमारा आइडियल वाला, उसमें क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। बट प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू रहेगी, एकदम जीरो नहीं होता। प्रैक्टिकल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। बट करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में हमारे क्या था, ओपन सर्किट था, मतलब यहाँ आइडियल के केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकल कंडीशन में कभी कोई इनफाइनाइट चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट ना हो कि हमारा प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, करंट सोर्स का हाई, ठीक है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, इसको हम पैरेलल में करते हैं, कोई भी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अगर हमें उसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है।
तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम किसी भी जो सर्किट है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस या लोड है उसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि इसमें से करंट आ जाए, नहीं चाहेंगे ना। तो इसका हम रेजिस्टेंस इसलिए इनफाइनाइट रखते हैं ताकि करंट क्या हो, सिर्फ लोड से जाए, वोल्टेज से ना आए। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होना चाहिए। पर अगेन इनफाइनाइट जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस हम मीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है कैसा रखते हैं, हाई। और एम मीटर क्या होता है, एम मीटर से हम करंट मेज़र करते हैं। तो अगर कोई भी लोड से कोई भी रेजिस्टेंस से हमें करंट मेज़र करनी है तो हम उसके सीरीज़ में क्या करते हैं, एक एम मीटर लगा लेते हैं सीरीज़ में। ये भी याद रखिएगा, जो वोल्ट मीटर है वो कहाँ लगता है, पैरेलल में लोड के, और जो हमारा मीटर होता है वो कहाँ लगता है, सीरीज़ में। तो हम क्या करते हैं, करंट मेज़र करते हैं इससे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट हमारी कम होगी। तो इसलिए इसका आइडियली क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए ताकि फुल करंट इससे फ्लो हो जाए। बट प्रैक्टिकल में फिर अगेन कुछ ना कुछ वैल्यू का रेजिस्टेंस तो हमारा रहेगा। मैं इसकी ट्रिक बताऊँ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप सिर्फ एम मीटर का याद रखिए कि एम मीटर से क्या हो रहा है, मेरी करंट फ्लो हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस मेरा आइडियली कितना होना चाहिए, 0। एम मीटर का उल्टा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स। करंट सोर्स का मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। और करंट सोर्स का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स, जिसका 0 होना चाहिए। और वोल्टेज सोर्स का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, जिसका इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, बट मैंने इसका जो रीज़न होता है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम अभी हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में देखा, अगर हम डिपेंडेंट सोर्स की तरफ मूव करें तो देखिए डिपेंडेंट क्या होते हैं। अगर मेरा डिपेंडेंट, पहली बात तो डायमंड शेप के सोर्सेज होते हैं, वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन डायमंड शेप में किया जाता है। अगर वोल्टेज सोर्स मुझे दिया हुआ है, ये डायमंड शेप में दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स है, बट उसकी वैल्यू हमें क्या दी है, KI। मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, क्या है, वोल्टेज सोर्स। बट करंट कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, करंट के थ्रू। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या है मेरा, ये मेरा है करंट सोर्स। करंट सोर्स कैसा है, पर कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। तो ये हो जाएगा करंट सोर्स, बट कैसा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। ये कैसा सोर्स है मेरा, दिख रहा है मुझे वोल्टेज सोर्स है, बट कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये मेरा अगेन क्या है, करंट सोर्स, सिंबल से मुझे दिख रहा है। तो कंट्रोल किससे हो रहा है, आई से। तो ये मेरा हो जाएगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम सोर्सेज को पहचान सकते हैं कि वो किससे कंट्रोल हो रहा है। जिससे वो कंट्रोल हो रहा है उसको हमें आगे लिखना है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पर जैसे हमारे क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इस तरीके से हम उसको देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल में होती है, अगर हमें ड्रॉप को पहचानना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, KCL KVL नोड एनालिसिस ये सब समझना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज साइमन ओम्स जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ओम्स लॉ को दिया था। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर जो कंडक्टर है उसकी सारी फिजिकल कंडीशंस को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें, तो जो कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसमें से फ्लो होने वाली करंट के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि होती है R, जिसको क्या क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस कैसा होता है, V/I, ठीक है। V हमारा वोल्टेज होता है, I हमारी करंट होती है, R हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर जो स्लोप मिलता है रेजिस्टेंस का, मतलब जो स्लोप मिलता है उसको ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहाँ पर सेम वैसी इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, y = mx। तो यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, v = I × R। तो R हमारा यहाँ पर स्लोप हो जाएगा, I को हम यहाँ पर x एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ओम्स लॉ का लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, लीनियर स्लोप होता है। और ये किसके लिए वैलिड होगा, जहाँ पर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, बट खासकर ध्यान रखिएगा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, मतलब फिजिकल कंडीशन सारी हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। और एक ओम्स लॉ और होता है, अगर हम EMFT सब्जेक्ट में देखें तो उसको हम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर हम करंट डेंसिटी देखें तो करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बराबर होती है, ठीक है। और कंडक्टिविटी की यूनिट आप सभी जानते हैं वो क्या होती है, ओम और मीटर दोनों का इन्वर्स, या फिर हम ये कह लें कि मोह अपॉन मीटर, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी की हमारी यूनिट होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने जैसा कहा, ओम्स लॉ सिर्फ लीनियर सर्किट्स या लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें तो इंडक्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर, ये सारे कैसे हमारे लीनियर एलिमेंट्स, तो ओम्स लॉ इन पर एप्लीकेबल होगा।
बट जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारा नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डायोड आपने देखा होगा इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, तो इनमें हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ओम्स लॉ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ओम्स ट्राइंगल। कई बार इसमें क्या करता है, एक चीज़ मिस करके हमें पूछ लेता है। तो देखिए ओम्स ट्राइंगल कुछ नहीं होता, वी ऊपर आता है, आई आर नीचे आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा i इंटू आर, ठीक है। और अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा v बाय आई, और मुझे अगर i की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा v बाय आर। इस तरीके का ट्राइंगल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हमें एक ना एक चीज़ मिसिंग करके उसकी चीज़ें पूछ लेता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे ऊपर क्या आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नोड, ब्रांच, मैश एंड लूप, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं नोड के बारे में, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स जहाँ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, जहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, नोड। अगर किसी नोड से दो एलिमेंट्स कनेक्ट हैं, जैसे कि इस नोड से कितने एलिमेंट कनेक्ट हैं, एक या दो, तो हम इसको क्या कह देंगे, सिंपल नोड कह देंगे, ठीक है। बट अगर वहीं मैं इस नोड की बात करूँ, नोड बी की, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट कनेक्ट हैं, 1 2 3। तो ये कैसा हो जाएगा, जहाँ पर मोर देन 2 एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, पहली बात तो उसको जंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल नोड, ठीक है। तो जब हमारे 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट है किसी नोड से तो हमारा प्रिंसिपल नोड हो जाएगा, और अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स कनेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल नोड, ठीक है। अब हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच क्या होता है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर्किट में है उनको हम ब्रांच कह देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे 5 एलिमेंट कनेक्ट है तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर ब्रांच कितनी हो गई, ब्रांच हमारी 5 हो गई। ब्रांच मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड। अब अगर मैं एक एक नोड की एनालिसिस करूं तो हमारा ए जो नोड है वहां से कितने एलिमेंट्स कनेक्ट है, 2, तो हमारा कैसा हो जाएगा, सिंपल नोड। बी हमारा जो नोड है उसमें 3 एलिमेंट कनेक्ट है तो हमारा कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल नोड। अब जो सी है हमारा, सी से हमारा अगेन कितने कनेक्ट है, 2 एलिमेंट, एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस, तो फिर से सिंपल नोड हो जाएगा। और डी जो है, डी में क्या करता हूँ, ये देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, सब एक ही नोड है। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो इनको मैं अगर पूरे नोड को डी मान लूँ तो डी में कितने एलिमेंट कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल नोड। जहाँ पर 2 से ज़्यादा एलिमेंट मेरे कनेक्ट होंगे उनको मैं प्रिंसिपल नोड कहता हूँ, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अभी हमने ब्रांच और नोड, प्रिंसिपल नोड, हम प्रिंसिपल नोड, सिंपल नोड, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मैश होता है, मैश क्या होता है, ठीक है। तो मैश जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ, जिस सर्किट में, जैसे सर्किट है यहाँ पर सबसे छोटा जो क्लोज पाथ हो सकता है, अगेन क्लोज पाथ जो सबसे छोटा क्लोज पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैश, ठीक है। सर्किट का सबसे छोटा क्लोज्ड पाथ। बट लूप जो होता है, लूप क्या होता है, हम इसको भी लूप कह सकते हैं, इसको भी लूप कह सकते हैं और इसको भी लूप कह सकते हैं। क्यों, मतलब जितने भी सर्किट में क्लोज पाथ होते हैं सभी लूप कहलाते हैं। क्लोज तो ये भी है, क्लोज तो ये भी है और क्लोज तो ये भी है, तो जितने भी क्लोज पाथ होंगे सभी को लूप कह सकते हैं। बट मैश छोटे छोटे जो क्लोज पाथ होते हैं, स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, उन्हीं को हम मैश कहते हैं। तो जितने भी, ऐसा क्यों है कि हम इसको लूप को, सारे लूप्स जो होते हैं उनको मैश नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए लूप जो होते हैं वो ये हो सकता है बड़ा वाला क्लोज पाथ, बट बड़ा वाला क्लोज पाथ मैश हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने लूप हैं वो मैश नहीं हो सकते, बट जितने मैश है वो ज़रूर लूप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने नेटवर्क में देखा था, नेटवर्क और सर्किट में, उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर KVL KCL, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, देखिए KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप अल्फ़ाबेट से याद रख सकते हैं, C पहले आता है तो इसको फर्स्ट टू किरचॉफ्स लॉ भी कहते हैं और इसको सेकेंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है, KVL को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नोड में जो समेशन ऑफ करंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हमारा KCL क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी करंट, या फिर हम ऐसे कह लें कि जितनी भी आउटगोइंग करंट है उनका समेशन जितनी भी इनकमिंग करंट है उनके समेशन के इक्वल होता है। जैसे कि मैं इस नोड पे देखना चाहूँ तो यहाँ पर मेरी इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट मेरी I2, I1 और I4 है, ठीक है। तो इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट जो कि I3 है उनके सम के बराबर हो जाता है। अब Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, I ऑफ T, मतलब मैं कह सकता हूँ Q मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के या फिर करंट के। तो करंट की जगह मैं Q भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ Q भी मेरा वो होगा। तो इस लॉ से हमें एक चीज़ समझ आती है, KCL हमारा क्या होता है, KCL को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरह भी बोलते हैं।
मतलब ये लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड मतलब बेस्ड है। तो ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है केसीएल के बारे में तो उस पर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, हमें कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अब जो केवीएल होता है, केवीएल हमें क्या कहता है, जिस तरीके से हमें केसीएल कहता है कि किसी भी नोड पर सारे करंट का सम क्या होता है, जीरो होता है, उस तरीके से अगर किसी भी क्लोज पाथ की बात करें तो वहाँ पर सारे वोल्टेज का सम क्या होता है, जीरो। मतलब कि सम ऑफ जितने भी ईएमएफ है और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है सबका सम कितना होगा, जीरो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लगाना चाहूँ तो क्या है, मेरे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V1 V3 और V2 V3 और V4 हो रहा है। मतलब V2 V3 V4 मेरे क्या हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट में। और ईएमएफ मेरा क्या है, E। ठीक है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जब सर्किट में घूमूंगा तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, -E प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। मतलब सारे ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का सम मैंने किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल। तो या तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा ईएमएफ है, जो मेरा ईएमएफ वो किस किस में जा रहा है, V2 प्लस V3 प्लस V4। मतलब जितनी भी वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इसके अक्रॉस, कुछ इसके अक्रॉस, कुछ इसके अक्रॉस जा रही है। तो हमें केवीएल ये चीज़ें बताता है। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो आइडियल करंट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था, आइडियल करंट मीटर मतलब हमारा एमीटर, एमीटर के अक्रॉस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 रेजिस्टेंस को टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया। देखो, इस तरीके के सवाल को करने का सबसे इजी ये होता है कि हम क्या करें, इसको नाम दे दें। जैसे हमारा नोड ए है, ये हमारा नोड बी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, शॉर्ट है, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, नोड बी। और ये भी हमारा शॉर्ट है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं हम, नोड ए। तो अगर हम ए और बी ड्रॉ करें, ठीक है, ए और बी अगर हम आपस में ड्रॉ करें पॉइंट यहाँ पर, तो ए और बी के बीच एक तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है 3 ओम। ठीक है, फिर ए और बी के बीच एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कौन सा, ये वाला 3 ओम। इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर अगर हम और देखें तो ए और बी के बीच एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो कि क्या है, फिर से 3 ओम। तो अगर 3 ओम 3 पैरेलल में है तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, 1 ओम। बट यहाँ हमसे क्या पूछी गई थी, करंट पूछी गई थी। ठीक है, ये हमें 2 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ था। ठीक है, अगर हमारा इनका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट हमारा जो निकल कर आ रहा है वो 1 ओम निकल कर आ रहा है। ठीक है, इन सब का इक्विवेलेंट जो है वो क्या निकल रहा है, 1 ओम। तो वहाँ से जो करंट फ्लो होगी, हमसे क्या पूछा गया है, करंट कितनी होगी। तो करंट क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो वोल्टेज कितना है हमारा, 2 वोल्ट। ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो हमारा करंट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं केवीएल लगा देते हैं। तो बाय केवीएल यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर केवीएल लगाएं तो केवीएल से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आई करंट मान ले फ्लो हो रही है तो 120 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ड्रॉप 30 आई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 VA हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, माइनस VA, क्योंकि हम माइनस में एंटर कर रहे हैं ना। तो या तो माइनस VA ले लें या फिर हम क्या ले लें, 15 ही ले लें, 15 आई ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर हम VA का रिलेशन निकालें तो आई और VA का कैसा रिलेशन है, आई यहाँ से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आई V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, इससे समझते हैं। देखिए, V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, IR। तो हमें क्या पूछा है, I इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज है VA, उसमें जो करंट एंटर हो रही है वो नेगेटिव एंटर हो, नेगेटिव पोलैरिटी पे एंटर कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 15I। ठीक है, मतलब जो VA की वैल्यू है वो पॉजिटिव में एंटर ना करके नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे उसको, VA इज इक्वल्स टू -15I। ठीक है, अब जब -15I हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 30I प्लस 2VA, 30I और इनको प्लस कर देंगे तो 45I हो जाएगा। ये 45I हो जाएगा और ये 120 है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, VA की जो हमारी जो वैल्यू है VA की उसको पुट कर दे तो यहाँ पर क्या होगा,
45i, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 30i, जिसके इक्वल क्या है 120। तो ये क्या निकल कर आएगा यहाँ से, इसको माइनस कर दे तो 15i इज इक्वल्स टू 120, मतलब i की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ रही है 8। ठीक है, i की वैल्यू 8 आ रही है तो हमें क्या पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हमें डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस जो है पावर निकालनी है, तो डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है 2VA। ठीक है, और जो हमारा करंट है वो कितनी निकल कर आ रही है, करंट हमारी 8 एम्पियर निकल कर आ रही है। तो अगर इसमें हम पावर एब्जॉर्ब जो है उसकी कैलकुलेट करना चाहें, पावर एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, तो पावर एब्जॉर्ब क्या निकल के आएगा 2 इंटू जो हमारा VA की वैल्यू क्या है -15i, तो -15i की वैल्यू क्या है 8 इंटू 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा -30 इंटू 64, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920 हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ रहा है, वही माइनस में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब हो रही है कितनी -1920 वॉट। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था, ये हमने बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, ये हमें दिया गया है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि ये कैसा है नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव। देखिए पहले तो ये क्या है नॉन लीनियर, क्योंकि जो यहाँ लाइन ओरिजिन से लीनियरली पास नहीं कर रही है, तो पहला तो हो जाएगा नॉन लीनियर, तो लीनियर वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, नॉन लीनियर नॉन लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, अब क्या होता है हमारा सोर्स जब एक्टिव कब होता है, जब वो क्या हो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और मैंने क्या कहा था जब दोनों में हो जाए फर्स्ट और या फिर दोनों में आ जाए एक्टिव और पैसिव में, तो क्या करते हैं हम एक्टिव वाले को कंसीडर करते हैं, तो ये एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव, ये पैसिव वाला तो होगा नहीं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब जब क्या हो उसको बाइलेटरल होने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर बाइलेटरल होने के लिए सेम है क्या अपोजिट क्वाड्रेंट में, नहीं। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि एक तो नॉन लीनियर है, दूसरा एक्टिव है, ठीक है, और तीसरा क्या है नॉन बाइलेटरल है। बाइलेटरल होने के लिए उसको अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ हमारा लीनियर एलिमेंट में लगता है, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर सब में लगता है, बट नॉट एप्लीकेबल किस में होता है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमारा पावर का फॉर्मूला पूछा गया, तो ईजी है, पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया, पावर वोल्टेज इंटू करंट, पावर वोल्टेज इंटू करंट, तो ये प्लस तो होगा नहीं, ये इन तीनों में से हो सकता है। अब क्या होता है हमारा जो एनर्जी होती है या फिर वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन होता है किसका, पावर का, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, सम ऑफ ब्रांच और नोट्स कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर कितनी नोट्स हैं, 1 2 3 और 4, ये हमारी 4 नोट्स हैं। सॉरी, ये देखिए हमारी क्या हो जाएगी, ये नोट कॉमन है ना, तो ये हमारी एक ही नोट होगी, तो हमारी पहली नोट ये हो जाएगी, दूसरी नोट ये हो जाएगी, तीसरी नोट, तो यहाँ पर 3 नोट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ब्रांचेस कितनी है, तो 1 2 3 4 ब्रांच है, तो मतलब टोटल हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, ब्रांच और नोट का 7। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसमें क्या पूछा गया है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसका लोड करंट बढ़ने के साथ साथ क्या हो वोल्टेज कांस्टेंट रहे, वोल्टेज में चेंज ना आए। ठीक है, तो ये क्या होगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, एक तो एक्टिव होता है वोल्टेज सोर्स है तो एक्टिव तो होगा, पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक्टिव के साथ साथ क्या है, ये बाइलेटरल है क्या, नहीं बाइलेटरल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको क्या होना चाहिए, बाइलेटरल होने के लिए अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिलेटरल हो जाएगा, तो एक्टिव भी है और यूनिलेटरल भी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। इसमें हमने बहुत सारी डीसी सर्किट्स के बारे में देखा, आगे हमें और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, रेजिस्टेंस वगैरह, जिसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आप आई होप आपके कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हो रहे होंगे। जो इसकी पीडीएफ है आप उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके सारे लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ PYQ आप लगा सकते हैं। हम टेलीग्राम में क्या करेंगे, जो PYQ बुक है उसकी PDF अपलोड कर देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ से भी PYQ बुक की डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।